आज बच्चों आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 के आपने जो दो प्रश्न पूछे हैं उन पर बात करेंगे। एक प्रश्न आपने पूछा है प्रश्नावली 4.1 से और एक पूछा है 4.2 से। 4.1 प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा ये प्रश्न क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, जैसे मान लो 48 से जा रही 40 रह जाए, या 40 से जा रही 32 रह जाए, या 58 से जा रही 50 रह जाए, 8 कम हो रही, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। बिल्कुल सही है। अगर स्पीड घटेगी तो टाइम क्या होगा, जैसे आप घर से यहाँ पर आ रहे हैं, दौड़ के आओगे कम समय में पहुंचोगे, और पैदल आओगे तो स्पीड घटेगी तो टाइम क्या होगा, यहाँ पर कितने घंटा बढ़ गए, 3 घंटा बढ़ गए। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, इसका वर्ग समीकरण बनाना है, इसका द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण हल करने को नहीं बोला है उसने, इस प्रश्न के ऊपर हेडिंग क्या लिखी है कि द्विघात समीकरण के रूप में रूपांतरित कीजिए। तो द्विघात समीकरण बनाना है इसका, ठीक है, ना कि हमें उसको हल करना है। तो अपन मान के चलते हैं कि सबसे रेलगाड़ी की चाल याद करना ना, तो अपन लिखते हैं कि माना रेलगाड़ी की, सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखें, रेलगाड़ी की प्रारंभिक कौन सी प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति प्रारंभिक चाल का मतलब हुआ स्टार्टिंग में, पहले उसकी चाल है x और बाद में 8 कम हो जाएगी, तो जो पहले है उसको कौन सी चाल बोलेंगे, प्रारंभिक, ठीक है ना। फिर बाद में अंतिम वो क्या बचे। तो एक बात बताइए, ये चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है, तो पता करो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय तो कितना समय होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सूत्र लिख देते हैं, ठीक है ना, ये होता है लगा समय, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो मैं समय को मान लेता हूँ t1, क्या मान लेता हूँ, पहले वाला जो टाइम है उसको मैंने t1 मान लिया। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी कितनी है 80 और चाल कितनी है, तो 480 बटे x घंटे, कितना टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ गई, कितने घंटे लगेंगे उसको, तो लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये लगा दिया समय। ये सबको क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, अब चाल को क्या करना है, 8 किलोमीटर कम। तो यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तब नई चाल क्या हो जाएगी, या तब परिवर्तित, या तब गाड़ी की चाल तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, पहले x थी, तो यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तब गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा इतनी हो जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे, अब ध्यान देना, अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अब कितना समय लगेगा, इस समय को पर नाम लेते हैं t2, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे
तो अब दूरी कितनी है, लेकिन समय कितना है, तो यहाँ पर आएगा 480/x माइनस 8 घंटे। नहीं आएगा। आप बताओ ज्यादा समय कौन सा है, ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा थी, यहाँ स्पीड। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 3 है। 3 घंटे अधिक समय लग रहा है ना। तो यानी अगर हम लिखें तो T2 माइनस T1 बराबर 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, माने ए वाला जो समय है जिससे 3 घंटा ज्यादा है, तो लिखेंगे कि T2 माइनस T1 बराबर 3। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, माने दोनों समयों का अंतर कितना है। ये बात समझ आ रही। मान लो पहले लगते थे 15 घंटे और फिर लगे 18 घंटे, पहले लगते थे 12 घंटे और फिर लगे 15 घंटे, तो दोनों का अंतर कितना हुआ। कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर T2 और T1 का मान लिख दो। इसकी वैल्यू कितनी है, 480/x माइनस 8। इसकी वैल्यू कितनी है, बराबर। अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम एक काम करते हैं, अगर इसको सरल करना हो तो 480 को पहले कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 8, तो यहाँ बचेगा 1/x। बात समझ में आई। ऐसा करने से हमें 480 में गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा सरल हो जाएगा सवाल। बात समझ में आ रही। अब इनका यहाँ पर लघुत्तम ले लो, तो 480, तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब इस x के यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ हो, तो x का 1 में गुणा करो, माइनस इसका s में गुणा करो, तो माइनस x माइनस 8 लिखो। जो लेकिन कोष्टक में लिखना, क्योंकि माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे। इक्वल टू कितना आएगा, अब यहाँ पर आएगा 480 x माइनस का गुणा करो, माइनस एक्स माइनस माइनस 8 अपॉन x का अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 अपॉन 1 कर दो। x से x क्या हो गया, अब 480 का 8 में गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना आएगा बताओ। 8 शून्यम 0, 8 हटे यहाँ से 6, 8 चौके 32 और 6 3840 बटे में कितना आएगा, माइनस 8x बराबर 3/। अब क्या करेंगे, 3 गुणा, इसका यहाँ इसका यहाँ, यदि होगा ना, तो 3 गुणा करेंगे तो आएगा 3840 गुणित 1, और वहां पर कितना आएगा 3 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आएगा 3840 बराबर 3x वर्ग माइनस 83। अब इसको जमा के लिख दो, तो यहाँ इसका पक्षांतर वहां कर लो, तो 0 बराबर क्या बचेगा, 3x वर्ग माइनस 3800, या ये पूरा का पूरा घुमा के लिख दो, तो इस तरफ क्या आएगा 3x वर्ग माइनस 24x माइनस 3840 बराबर, तो ये हमारा आंसर हो गया। या 3 का इसमें भाग जा रहा है, 3 का क्या जा रहा है, तो 3 से भाग दे दो तो और सरल हो जाएगा। जरूरत नहीं है भाग देने की, लेकिन अपन दे देते हैं। 3 से भाग दे दो तो यहाँ पाएगा 3x वर्ग बटे 3, 24x बटे 3, 3840 बटे 3, 0 बटे 3 से 3 x वर्ग 3 8x 3 एकम 3 दूनी बचेगा 2, 3 8 और 3 शून्यम, तो ये बन गया समीकरण। ये हमारा आंसर हो गया। लो, उसने क्या बोला था आपसे, समीकरण के रूप में बदलिए। तो क्या सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उस तरफ चलते हैं। अब इस तरफ वाले सवाल को देखिए। इसमें था एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण भुजा 13 हो तो अन्य भुजाएं। आओ पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसे ही कहलाता ना, कहलाता नहीं कहलाता? तो ये आपसे कह रहा है कि ये आपसे कह रहा है, देखो मैं समकोण त्रिभुज बनाया, दिख रहा है? इसको नाम दिया ए बी सी। कर्ण भुजा कौन सी है? तो यहाँ पर कितना लिखना है? अब बताओ कौन बड़ी है दोनों में? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन? ऊंचाई। ये ऊंचाई बढ़ गए तो ये बड़ी दिख रही ना, तो इसको मान लो x है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7। नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? क्लियर होगी बात सभी को? तो अपन अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अपन लिखते हैं कि माना कौन सी? आधार। माना आधार भुजा की लंबाई, आधार भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। कितनी है? तब ऊंचाई कितनी होगी? तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आगे नहीं आ गई? आप इसी चीज को आप चित्र में देख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार संलग्न। क्या लिखेंगे? संलग्न चित्र में। संलग्न चित्र का मतलब क्या है? जो चित्र कसने के साथ अपन ने बनाया, तो कौन सा कहलाएगा? संलग्न। संलग्न चित्र में ए बी बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 7। बी सी बराबर कितना हो जाएगा? x। और ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। अब लिख दो पाइथागोरस। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रमेय से। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमने तो ऐसा पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सर इसको उल्टा लिख रहे हैं। तो बच्चों अपन इस प्रमेय को कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें वैसा लिखना चाहिए जैसे में हमारा समीकरण सीधा सा बने। अब ऐसा लिखने से x इस तरफ आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो हमारा समीकरण सीधा सीधा मिल जाएगा, नहीं तो x उस तरफ मिलेगा, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी और लास्ट में इसी तरफ लिखना पड़ेगा हल करने के लिए। तो पहले से ऐसा ले लेते हैं। अब यहाँ पर ए बी का वर्ग, तो ए बी का मान कितना है? 7 का वर्ग। बी सी मतलब और ए सी मतलब, चलो यहाँ पर a माइनस बी का संपूर्ण वर्ग लगेगा, नहीं लगेगा? पहले आएगा a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस किसका वर्ग? b का वर्ग। तो a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। तो a का मान x है और b का मान 7 है, और धन a वाला x वर्ग लिख दो, बराबर 13 का वर्ग कितना होगा? 169। अब इसको हल करते हैं। x वर्ग एक j है, एक j है, कितना हो गया? और 7 दूनी x, और 7 का वर्ग कितना होगा? और माइनस 169। तो वहां पर क्या बचेगा? यहाँ पर आ गया 2x वर्ग धन 14x। अब 49 में से 169 हटाइए, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। माइनस 120 बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा? ये माइनस की है ना बड़ी संख्या। अब इसमें देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जाएंगे तो फायदा होगा। सवाल कैसा हो जाएगा? छोटा। तो यहाँ लिखेंगे 2 से क्या करने पर? भाग देने
पर चलिए दीजिए भाग, तो आ जाएगा 2x² बटे 2 धन 14x/2 120/2 बराबर 0/2। भाग हमेशा दोनों पक्षों में दिया जाता है। अब यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? x², 2 से 2 कट गया, 2 सत्ते यहाँ पर 7x और 2 छंग 12, 2 शून्यम 0, 60 और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 में तो किसी का भी भाग दे दो, क्या आता है? अब हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ पर हल नहीं करना था, इस प्रश्नावली में हमें केवल समीकरण बनाना था। उस प्रश्नावली में क्या करना है साथ में? तो अब गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, कुछ इसके पहले वाले वीडियो भी आप देख लेना, है ना। इसमें देखो पहले ये है अचर पद और यहाँ पर आएगा x² का कोई गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? 1 और 60 का गुणा करो, 60 आ गया, अपने दिमाग में बसा लो कितना आया। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है, तो घटाना है, प्लस हो तो जोड़ना। ये वाला चिन्ह देख लेना। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? यहाँ कितने लिखे हैं? तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको घटाने से 7 आए और गुणा करने से 60 आए। 13 और 13 14 में कैसे हो जाएगा? 13 14 घटाएंगे तो 1 नहीं बचेगा। अच्छे से सोचो। 12 और 5, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 12 में से 5 घटाओ और 12 में 5 का गुणा करो। बिल्कुल सही बताया उस बच्चे ने, बिल्कुल सही, शाबाश। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो याद है ना, पिछले बार अपन ने 9वीं में भी इसका खूब अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आएगा x² धन इसको लिखेंगे 12x और -5x -60 बराबर 0। ठीक है, तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा? तो वहीं आ गए। अब इस तरफ आ जाते हैं, ऊपर साइड में लिख लेते हैं। तो ये ब्रैकेट तोड़ दो, बाहर तो प्लस ही है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ मुझे? x² + 7x - 5x - 60 = 0। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे कॉमा लेना है, जैसे 60 है तो मैं क्या 60 को यहाँ कर सकता हूँ? 5 × 12 ले सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? कॉमन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? देखिए तो 60 ही है, इस 5 को देख करके इसको 5 × 12 लिख दो। अब इन दोनों में से क्या है कॉमन, जल्दी बताओ। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x + 7। इन दोनों में से क्या है कॉमन? चिन्ह कौन सा कॉमन लेंगे? -5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और कितना बचेगा? 12 × 5 = 60, 5 यहाँ पर कितना बच रहा था? ये मैंने यहाँ पर क्या लिख देना था? 12 था। कितना था? मैंने क्या लिख दिया? 7 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? यहाँ पर कितना था? 12 था। क्लियर है ना? अब यहाँ से 5 बाहर आ गया तो कितना बचा? 12 बराबर कितना आएगा? देखो हमेशा जांच कर लिया करो, जो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में वही यहाँ बचेगा। अगर यहाँ अलग बच रहा है मतलब आपने कुछ गलत कर दिया। हमेशा एक सा बचेगा, ये वाला ब्रैकेट। और अब दोनों भागों में से क्या है कॉमन? x + 12 कॉमन ले लो, तो इस भाग में से बचेगा x और इस भाग में से -5 = अब इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, कम से कम एक तो होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर इस वाली कंडीशन लगाएंगे, जब लिखेंगे यदि x धन 12 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा जल्दी बताओ? 0 - 12, यानी x का मान आएगा -12। नहीं आएगा तो -12 तो मैं इसको अमान्य कर देता हूं। अमान्य क्यों कर रहा है जल्दी बताओ? x क्या है मुझे बताओ? और लंबाई ऋणात्मक कैसे हो जाएगी बताओ मुझे? तो यहाँ पर लिखेंगे अमान्य करने, क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि लंबाई
ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होगी, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई। तो ये उत्तर हमने क्या कर दिया, अमान्य। अब फिर से आओ, अब लिखो यदि x ऋण 5 बराबर 0, तो अब x बराबर कितना आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो जी आ गया x 5। x किसको माना था, तो आधार आ गया 5, और ऊंचाई नहीं, आधार को क्या माना था अपन ने, x माइनस जे। ऊंचाई कितनी मानी थी, आधार। x माइनस 7 कैसे आएगा, नहीं समझे बात की? यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 12 5, ये कितना था हमारा, x का मान 5 ले लेंगे, लेकिन 5 में से 7 जाएगा तो माइनस में नहीं बचेगा। तो फिर ये अपन ने यहाँ पर जो माना आधार भुजा की लंबाई कितनी है, x है। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो कौन किससे कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार को हमने 7 माना, तो इसको x माइनस 7, ये तो सही है, नहीं है? तो आ जाएगा x इसका माइनस, यहाँ भी सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था, और आपने क्या लगवा दिया। अब क्या हो गई, यहाँ से तो झंडी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, झंड नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आना था, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा। अब एक बात यहाँ से सीख लो, अगर एक चिन्ह की भी गलती हुई, पूरा सवाल आपके सामने उदाहरण है कि नहीं है। मुझसे एक गलती हुई कि मैंने यहाँ पर माइनस था और धोखे से क्या बना दिया, तो अब ऐसा असंभव रिजल्ट आ जाते हैं, असंभव। आप भी समझ लेना है ना। इसलिए आप लोग कहते हैं ना कई बार, एक चिन्ह अकेले में क्या, चिन्ह अकेले में क्या। आप देखो एक चिन्ह अकेले में क्या हो गया, ठीक है। चलो गलतियों से भी अपन सीखते हैं, इस गलती से अपन ने सीख लिया इस चीज को। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर देखो कितना अंतर आ गया, यहाँ पर माइनस, तो यह काय में आएगा प्लस, ये अंतर कितना आएगा। अब ये अमान्य नहीं होगा, अब ये क्या होगा, मान्य होगा। ये उत्तर सही है। अब आपकी समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर ऊपर क्या, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब इसके बराबर 0 लो, यदि h धन 5 बराबर 0, तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या लिखेंगे, अमान्य है, तो क्या लिखने पर, यहाँ लिखेंगे अमान्य करने पर। क्यों, क्योंकि हाँ कहानी तो वही लिखना है, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। लो हो गया नहीं हो गया, तो हमारी सही उत्तर कितना आया, तो x किसको माना था अपन ने, तो आधार कहलाया 12 और ऊंचाई कहलाई 12 में से 7 हटा दो। तो इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का आधार, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार हो जाएगा x बराबर 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की बोलो बोलो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो बराबर 5 सेंटीमीटर के अंतर है। तो इस समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये आपके सवाल का हल है। तो सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से कर लेते हैं रिवाइज, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बीच में गलत हुआ। तो अपन ने माना आधार भुजा की लंबाई कितनी है, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x माइनस, इतना क्लियर। क्यों हो जाएगी x माइनस 7, कम है ना 7,
अब इस प्रकार संलग्न चित्र में, ये जो चित्र संलग्न है इसमें ए बी हो गया x-7 और बी सी हो गया x और ए सी हो गया 13। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, एक ही बात है। तो ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब यहाँ पर मैंने सूत्र लगा दिया, यहाँ हमारा गलत हो गया था अभी, है ना। तो x वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 7 धन 7 का वर्ग, ए ऋण बी की सरल समीकरण की संपूर्ण वर्ग वाली, और धन x वर्ग बराबर 13 का वर्ग कितना होता है, अब 2x वर्ग और 7 दूनी 14x, 7 का वर्ग 49 माइनस 169 बराबर 0। अब 2x वर्ग 14x ऋण 120 बराबर 0 समीकरण बन गया। 2 से भाग दे दो, छोटा हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये जो है इसको बांटा, तो यहाँ पर माइनस है 60 और इन दोनों का गुणा आएगा 7 एकम। तो ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको घटाने से 7 आए और गुणा करने से 60 आए। तो 12 और 5 बताया, तो 12x माइनस 5x बराबर 7x। अब माइनस का गुणा कर दो तो माइनस का होगा 12 और धन का क्या होगा 5x। इन दोनों में से x कॉमन लिया x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन लिया x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 आ गया। एक बार इसके बराबर शून्य लिया तो x का मान 12 आ गया। एक बार इसके बराबर शून्य लिया x का मान ऋण 5 आया, तो ऋण वाले को अमान्य कर देंगे क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी। तो x का मान लेंगे 12, तो x था हमारा आधार, आधार हो गया 12 और ऊंचाई होगी 12 माइनस 7 बराबर 5। ये हमारे उत्तर हो गया। तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए।